मेरी 12 साल की बेटी को मेरा शौहर बहुत प्यार करता और कहता कि इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, जबकि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता, क्योंकि मेरा शौहर इसका सौतेला बाप था। पता नहीं क्यों मैं हर वक़्त अपने शौहर को शक की निगाहों से देखती। शौहर ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे शौहर के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बेटी को ले जाए। एक रोज़ बेटी का बैग खोलकर कॉपी चेक की तो उस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बेटी रोज़ाना स्कूल 1 घंटा लेट आती है और आप कल स्कूल आइएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे तो कदमों तले से जान निकल गई थी, क्योंकि मेरा शौहर तो बेटी को रोज़ाना टाइम पर स्कूल छोड़ कर आता था। फिर ये कैसे हो सकता था? मैं उसी दिन शौहर से छुपकर स्कूल चली गई। टीचर से मिली तो उसने दराज खोलकर मेरी बेटी की एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं तो अपने होश और हवास खो बैठी थी। टीचर बोली कि आपकी बेटी तो रोज़ाना। मेरा नाम सहर है, मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। वो मुझ पर रोज़ हाथ उठाता था, रोज़ मुझ पर तशद्दुद करता था, और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातें जो उसे खुद ही बुरी लग जाती थीं, कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे मुझे मार कर मिलता क्या है। मेरी शादी जब हुई थी और मुझे ये समझाया गया था, बेटा अब तुम जिस घर में जा रही हो उस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरे शौहर मुझे मारता था, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता है। वो मुझे ऐसे मारता था कि जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वो जुर्म उगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती थी, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता था तो कहती थी कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी भी दे दी, मगर मेरे शौहर को फिर भी शर्म नहीं आती थी। उससे एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ ये सब हो सकता है। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग तोड़ दी, और उसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर के मुल्क में होता था, वो अचानक से मुझे मिलने आया था। उसने ये मंजर देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शौहर ने कहा कि अगर ये वापस गई तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा कि तू तलाक भेज दे, फिर उसके बाद मैं तुझे ठीक करूंगा। मेरे शौहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी, और उसके बाद मेरे भाई ने उस पर केस करवा दिया कि उसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया है। टांग टूट कर जुड़ गई थी, लेकिन मेरे चलने में नुक्स आ गया था और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती फिरती। फिर मेरी शादी दोबारा करवा दी गई, और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। सब हैरान थे कि मुझ जैसी लंगड़ी की भी दूसरी शादी हो गई। मेरा दूसरा शौहर पहले से भी शादीशुदा था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो देखने में ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं लगता था, फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली। वो मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि ये एक अच्छा इंसान है, इसलिए इसने शादी कर ली। हम लोग भी मुतमिन थे। शादी के बाद जिंदगी अच्छी जा रही थी। मेरा पहला शौहर तो मुझे बहुत मारता था, मगर ये वाला शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन पहले वाले शौहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं जिंदगी भर अंधेरे में ही रही थी, इसलिए अब रोशनी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नज़र आ जाता तो इतना डर नहीं लगता था। जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। जब पहले शौहर से तलाक हुई तो मेरी बेटी 6 साल की थी, और आज मेरी दूसरी शादी को 6 साल हो गए थे। मेरी बेटी 12 साल की हो गई थी, और मेरी तरह ही वो ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने इसे 5 जमातों तक पढ़ाया तो उसके बाद इसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाना था। मेरे पाँव की वजह से मैं ज़्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा शौहर भी मेरी बेटी को बहुत प्यार करता और कहता, इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा।
मेरा शौहर इसको एक नए स्कूल में दाखिल करवा कर आ गया। दरअसल मेरी बेटी के 2 साल जाया भी हुए थे मेरी तलाक और सारे मसाइल के लिए, वरना आज वो बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती थी, तो वो 12 साल की फिर भी छठी क्लास में थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और लंबी चौड़ी थी, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज़्यादा उम्र की थी। वो कहती थी कि माँ, लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला शौहर अजीब था। मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राजी नहीं था। तभी उसके 2 साल जाया हो गए थे, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया था, वो हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। फ़ौरन अपने शौहर को भेजा कि जाके बेटी को ले आए, वो बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था? इसकी भी तो एक बुरी आदत थी, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। शौहर इसको वापस ले आया, लेकिन 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा कि 2 घंटे कहाँ लगे? उसने कहा कि स्कूल वाले अजीब और गरीब किस्म के सवाल कर रहे थे। आप इसके बाबा हैं, लेकिन इसकी पिछली सर्टिफिकेट में तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ, तो वो मुझसे कोई कागजात साइन करवाए और फिर बच्चे से पूछा कि ये आपके बाबा हैं। जब इसने कहा कि मेरे बाबा हैं, तब उन लोगों ने बच्ची मेरे हवाले की। वहाँ से इसे डॉक्टर के पास ले गया कि इसकी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर के पास बहुत रश था। करते करते 2 घंटे लगे, लेकिन अब पहले से बेहतर है। मेरी बेटी पहले से बेहतर थी, लेकिन इसे बहुत नींद आ रही थी और वो फ़ौरन ही सो गई थी। जब वो छोटी बच्ची भी थी तब भी नहीं हुआ था। अब तो माशा अल्लाह से बड़ी हो रही थी। असल परेशानी मेरी तब शुरू हुई जब अगले हफ्ते भी यही हुआ। दोबारा से मेरे शौहर इसे डॉक्टर के पास ले गए। इस दफ़ा भी मेरा शौहर इसे लेने के लिए गया। शौहर ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये कमज़ोर है, इसको खून की कमी है, इसको अच्छी खुराक दें। मैंने बेटी की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पैसों का मसला नहीं था। अल्लाह का शुक्र था कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था। अपने घर में अच्छा भला खाना पीना था। बेटी की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया। इसे कोई काम भी नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया कि इसको काम कम दिया करें। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेती थी। इसलिए शौहर से कहा कि इसके स्कूल की डायरी पर मेरी तरफ से पैगाम लिख दें। इसको काम कम दिया करें। इसकी तबीयत आजकल बड़ी ख़राब रहती है। उसने भी कॉपी पर लिख दिया। बेटी भी अब चुपचाप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बताती भी नहीं थी, बहुत परेशान रहती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी कि बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ, मैं अगर बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूँगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, सेहत ज़रूरी है, ज़िंदा होगी तो पढ़ाई करोगी। फिर उसके बाद भी इसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती। वो कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मुझे खाना दें, और मुझे इसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि इसको गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था। वो सब्जियां नहीं खाती थी। रात को दूध भी पिलाया करती थी। हम इसे फल फ्रूट भी खिलाते थे। इस सब पर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। शौहर से कहा कि बहुत खर्च हो रहा है तो कहने लगा कि बच्चों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे इसने ये बहुत अच्छी बात की थी। ये बेटी इसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ इस बात पर हैरान थी, हफ्ते के दिन ही मेरी बेटी क्यों बेहोश होती है, क्योंकि 1-2 दफ़ा तो चलो इत्तेफाकन हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन ही वो क्यों बेहोश हो जाती थी। मैंने इससे पूछा कि हफ्ते वाले दिन तुम्हें स्कूल से ज़्यादा काम मिलता है? इसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत ख़राब रहती है। लेकिन मेरे शौहर को वो अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरा शौहर शाम को इसे घुमाने भी ले जाया करता था। कहता था कि बाहर ले जाऊंगा तो इसका मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे एक बात की खुशी थी कि वो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, और मेरा भी, वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सब ने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी के लिए एक गैर महरम है, इसके साथ तुम अपनी बेटी को रखोगी, इससे बेहतर है शादी ही न करो। मुझे कभी कभार ये सोचकर अपने शौहर पर शक भी होने लगता, मगर मैं ऐसा शक अपने जहन में नहीं लाना चाहती थी।
वैसे भी मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा था, देखने में ऐसे नहीं लगता था, मुझे भी बहुत प्यार करता था। इतने सालों में इसने मुझे काफ़ी इज्जत दी और अल्लाह ताला ने हमें दोबारा कोई औलाद नहीं दी। अगले हफ्ते फिर मेरी बेटी बेहोश हो गई और वो भी हफ्ते वाले दिन, और इस दफ़ा रात को मैंने अपनी बेटी के रोने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पर रो रही है। मैं अंदर चली गई। आखिर मेरी बेटी थी, मुझे तो पता करना था। इसने कहा कि बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। आज मुझे रियाजी की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा कि उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब है। इसने कहा कि पता है, लेकिन वो ऐसी ही हैं। मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे शौहर को अंदर जाने नहीं देते होंगे। वो उनसे बात कैसे कर सकता है? मुझे इसकी क्लास टीचर से कोई बात करनी चाहिए। इसकी तबीयत खराब है, इसको काम कम दिया करें, और अगर कोई गलती हो जाए तो इसे सज़ा नहीं दिया करें। बीमार बंदा तो अपना आप संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा? जहाँ तक मुझे पता है मेरे शौहर की तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी, लेकिन आज कल इसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि एक दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, इसने मुनाफा दिया है। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दफ़ा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई है, इसको ले जाइए। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप रहने दें, या फिर हम दोनों मिलकर जाते हैं। ये जानकर मेरे शौहर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस तरह से घबरा गया कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा कि नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस वक्त बहुत रश होता है, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि मैं अकेली नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चलें। मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैंने इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास बहुत रश होता है, छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती है। मेरे शौहर ने दुनिया के सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। वो मेरी बेटी को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लगता था, कुछ न कुछ घपला ज़रूर था। मेरे शौहर की शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे बार बार झूठ बोल रहा है। कुछ चल रहा है इन दोनों माँ बेटी के दरमियान, और मेरा शौहर भी इसका साथ दे रहा था कि इस उम्र में कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है। पर मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, और मेरा शौहर भी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता था कि बच्चे के साथ मिल जाए। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं फ़ोन का इंतज़ार नहीं करूँगी। इसी हफ्ते टाइम निकालकर खुद इसको लेने चली जाऊँगी। पता करूँगी आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी इतना थक जाती है, और उस्तादों से पूछूंगी कि इसको कहीं ऐसे कमरे में तो नहीं पढ़ाते जहाँ पंखा लगा हुआ नहीं होता, या फिर स्कूल का कोई काम तो नहीं करवा रहे हैं। मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है, वो क्यों स्कूल वालों से बहुत डरती है। अगर वो इनके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती। इसलिए मुझे खुद जाकर पता करना चाहिए। इसलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा शौहर काम पर गया हुआ था और अब भी छुट्टी में 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ रवाना हो गई। अजीब बात थी, जब से मैंने दाखिला करवाया था तब से मैं इसके स्कूल गई ही नहीं थी, क्योंकि घर के काम ख़त्म नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था। लेकिन जब रिक्शे वाले को एड्रेस समझाया और कहा कि वहाँ स्कूल जाना है, तो उसने कहा कि इस नाम का तो वहाँ कोई स्कूल नहीं है। मैं तो हैरान रह गई कि मैंने सोचा कि शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा कि आपको इस एड्रेस का तो पता चल जाएगा। तो कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा बस मुझे इस एड्रेस पर उतार दें, स्कूल में खुद तलाश कर लूँगी। रास्ते में सोच रही थी कि एक रिक्शे वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन ये किस किस्म का रिक्शे वाला है जिसको कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पहुँची तो गली के अंदर स्कूल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी बताया करती थी, उस नाम का मुझे एक बोर्ड एक इमारत पर नज़र आ गया। लेकिन ये बहुत ही पुराना था और कोई इसको पढ़ भी नहीं सकता था। लेकिन मैं समझ गई कि यही स्कूल है। फिर मैंने देखा दरवाजे पर न बाहर कोई गार्ड बैठा था और न आसपास कोई बच्चा या कोई रेहड़ी वाला खड़ा था। वहाँ तो स्कूल जैसा माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर दाखिल हो गई और देखा तो अंदर काफ़ी सारे कमरे थे, और वो अंदर से भी कुछ स्कूल जैसा नहीं लग रहा था।
इमारत बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था जो कि नशा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस नशेई का यहाँ क्या काम। बच्चों के स्कूल में अंदर बैठा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि प्रिंसिपल करूँगी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक गाने की आवाज़ आने लगी जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था, यानी कि वो ऐसा गाना था कि जिस पर कोई डांस कर सकता था, और वो गाना गूंज रहा था। मैंने कहा कि स्कूल के अंदर गाना गूंज रहा है, अजीब बात है। फिर सोचा कि शायद किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि स्कूल में फंक्शन होते हैं तो लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह के टेबलो किया करती हैं, और फिर इस तरह से कोई ना कोई फंक्शन होता है। और अभी वैसे भी ईद आने वाली थी, ईद पर शायद कलर डे था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं इससे पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी लड़की नज़र नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक औरत नज़र आई जिसने निहायत फहश कपड़े पहन रखे थे। मैं इसे देखकर हैरान रह गई। इसने कहा कि किससे मिलना है आपको। मैंने कहा कि जारा की क्लास कौन सी है, तो कहने लगी कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हो बीबी। मैंने कहा कि जारा कहाँ है, आपको पता है क्या। वो कहने लगी जारा जो गोरी सी है, जिसके गाल पर तिल भी है। मैंने कहा हाँ हाँ वही। तो कहने लगी वो अभी मशगूल है, मैंने सोचा कि शायद कोई पीरियड ले रही है। फिर मैंने कहा कि अच्छा आप इसे बुला दीजिएगा। इसने कहा आधे घंटे के बाद फारिग होके आ जाएगी। आप इसकी क्या लगती हैं। मैंने कहा कि मैं इसकी माँ हूँ, और वो वहाँ से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वो मुझ पर हंस क्यों रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज़ की बटन बंद कर रहा था, और पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी जारा थी। मैं हैरान रह गई, और एक झटके से मुझे समझ आ गया कि ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक तवायफ खाना था। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। इसने सर झुका लिया। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तुम ये सब क्या कर रही हो। मैंने सोचा शायद हमारी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी से झूठ बोलती है, सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। लेकिन इसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहाँ पर आई और कहने लगी इसको क्यों मार रही हो, इसका बाप तो इसे खुशी से यहाँ ले आता है। और फिर इसने मुझे सारी कहानी सुनाई। इसने कहा कि यहाँ लोग अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं। तुम्हारा शौहर भी इसको हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़ कर जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है, मगर ये हर हफ्ते बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारा शौहर वसूल करता है। तुम्हारे शौहर ने घर का नंबर भी दिया था और कहा था कि मेरी बीवी को शक न हो। बस तुम इस तरह मैं खुद समझ जाऊंगा। इसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन इसने हमें कहा था कि तुम इसकी माँ नहीं हो और ये इसकी अपनी बच्ची है। वो अकेला ही इस बच्चे का मालिक है। तो मैंने कहा कि वो झूठ बोलता है कि वो इसका बाप नहीं है बल्कि एक खसाई है। अगर बाप होता तो इसके साथ ऐसा थोड़ी करता। वो इस बात पर हंस दी और कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी भी लड़कियाँ आती हैं जिनको इनके अपने सगे माँ बाप छोड़ कर जाते हैं। वो ये सब गुर्बत की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ, और अगले हफ्ते इसे टाइम से ज़रूर भेज देना। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरिम तो मेरा शौहर था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और इनको सब कुछ बता दिया। इनको ये भी बता दिया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है, और अपने शौहर पर भी केस करवाने के लिए FIR दर्ज करवा दी कि मेरा शौहर मेरी बेटी को वहाँ पर भेजता रहा है, और सारा कुछ जो भी मुझे पता था इनको बता दिया। किस बात से पुलिस का बड़ा अफसर खड़ा था जिसने मुझे देख लिया और मैंने इसको सब कुछ बता दिया था। इसने फौरन नफरी भेजी। इन सब लोगों के साथ साथ मेरे शौहर को भी हिरासत में ले लिया। मेरा शौहर मेरी बेटी का सौदा कर रहा था। वो हर हफ्ते वाले दिन इसे तवायफ खाने छोड़ आता था और इसकी कमाई खा रहा था। बेटी को भी धमकाया था कि अगर इसने ये बात किसी को बताई तो वो इसे मार देगा। तब भी मेरी मासूम बेटी डर गई थी, मगर मेरी बेटी बहुत समझदार थी।
इसने मुझे बताया कि इसने अपनी इज्जत कैसे बचाई। जब भी इसके करीब कोई आने लगता तो वो बेहोशी का ड्रामा शुरू कर देती और जानबूझकर ज़मीन पर गिर जाती, मुंह से झाग निकालने लगती ताकि वो लोग घबरा जाएं और इसे हाथ न लगाएं। मेरी बेटी की उम्र क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद मैंने अपने शौहर की शक्ल नहीं देखी, इसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। लेकिन एक दिन मैं इसे जेल में मिलने के लिए गई और वो मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। शर्मिंदगी तो मुझे इसकी आंखों में अभी भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मेरी बच्ची के साथ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अगर इसकी जगह तुम्हारी अपनी बच्ची होती तो क्या तुम ऐसा करते? इसने अपना सर झुका लिया और कहा कि मेरे अंदर शैतान आ गया था। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर शैतान नहीं आया था, बल्कि तुम खुद शैतान हो। इसने कहा कि केस वापस ले लो, भले ही मुझे छोड़ दो, मेरे साथ नहीं रहना तो न रहो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने कहा कि मैं केस वापस नहीं लूँगी, तुम भी इनके गुरोह के साथ शामिल थे, जो सज़ा इनको मिलेगी तुम्हें भी वही मिलेगी। मैंने इसके खिलाफ भी केस कर दिया था और मैं अब इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी। ये तो मेरी बच्ची समझदार थी, वरना इसके सौतेले बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे साथ तो इस ज़माने ने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ ऐसा वैसा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया और मैंने अपने शौहर से खुला ले ली। उसके बाद मैं अपने भाई के घर दूसरे शहर चली गई और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसने मुश्किल FA किया और उसके बाद भी घर बैठकर BA किया, तो मैंने इसकी शादी कर दी। इस बीच मैंने इसे किस तरह संभाला, किस तरह समझाया, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेचारी रातों को उठ जाती थी। अभी भी सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने इस शख्स का, जो इसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। अल्लाह ताला सब बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके नसीब अच्छे करे। आमीन।